नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बकॉडियो पर। साहिबान मेहरबान कदरदान, खोलता हूँ अपनी कहानियों की दुकान। मैं हूँ आपका दोस्त जयेश। कहानी का शीर्षक है 10वीं फेल और इसके लेखक हैं अजय राज सिंह। पिछले अध्याय में आपने सुना कि बबलू पांडे और पिंकी जी गांव की गलियों से घूमते हुए नर्मदा घाट पहुंच गए हैं, जहां एक खूबसूरत शाम को उन्होंने रात होते देखा। बबलू पांडे को पिंकी जी ने बताया कि पिता की क्या अहमियत होती है पुत्र के जीवन में। अब सुनते हैं आगे। अध्याय 9, आयतन। सादा जीवन और उच्च विचार। यूं देखे तो इस लाइन में उस जीवन की पूरी विवरणी समा जाती है जो हम चाहते हैं कि हमारी हो, पर चाहने और होने के बीच की दूरी का दूसरा नाम ही तो जीवन है। इधर सादा जीवन तेज पत्ता हुआ जा रहा था, उधर उच्च विचार के नाम पर हमारे जहन में जो बोलता है वही होता है ही बचा था। वैसे हमारे मन में जीवन के प्रति अचानक उमड़े इस आक्रोश का एक कारण था। हुआ यूं कि उस रोज जब हम काम में व्यस्त ही हुए थे, दरवाजे पर डाकिया आ गया। अगर आपके जहन में बड़ी जोर से खाकी कपड़े पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति आ रहा है, जिसके चश्मे का फ्रेम किनारे से हल्का सा टूटा हुआ है और जिसने अपने दाहिने कंधे पर एक खाकी झोला लटका रखा है, तो जनाब या तो आप वक्त से थोड़ा पीछे चल रहे हैं या फिर पुरानी फिल्मों का शौक रखते हैं। राइट। अंग्रेजी के आशिकों, दाहिने मतलब राइट। आजकल के डाकिये तो बाकायदा बाइक से आते हैं, खत लेकर बराबर दस्तखत भी करवाते हैं। इस दुनिया में ईंधन के बाद जो सबसे तेजी से खत्म हो रहा है वो है भरोसा। अब लोग खुद पर ही नहीं करते हैं तो दूसरों पर क्या करेंगे। बहरहाल दुख की बात यह थी कि श्री चमन पटेल निपट चुके थे, वो भी लंबे से। अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि चमन बाबू ने हमको ये बात खत लिखकर बताया होगा, तो धन्य है आपकी सोच। कोई लुगाई थोड़ी है वो हमारी कि इतना रोमांटिक चले गए। हाँ, आपके लिए हमारे पास एक बुरी खबर जरूर है। वो फिल्मों का शौक नहीं था, आप वक्त से सचमुच पीछे चल रहे हैं। हाँ, असल में जो अब हमारे हाथ में था वो था एक बुलावा। बबलू भैया, सब ठीक तो है? डाकिये ने भी हमारे चेहरे का रंग उड़ते देख लिया था। सब बता दे तुमको, हैं? हमने उसे चिढ़ाते हुए कहा। अब चिढ़ाना विड़ाना तो ठीक है, पर यह असल कोशिश थी बेचैनी को छुपाकर बाहर से मुस्कुराने की। निकलो चुपचाप यहां से और रास्ते में डब्लू को आवाज लगा देना, बोल देना हम बुला रहे हैं। आओ चलते हैं, कहकर वो उड़न छूप हो गया। जैसा कि हमने अभी अभी कहा था, चाहने और होने की बीच की दूरी का दूसरा नाम ही जीवन है। हर किसी का सफर इसी दूरी में कहीं शुरू होकर खत्म हो जाता है, पर वो सफर कभी पूरा नहीं होता। हम तो चाहते हैं कि हम रोज सुबह सूरज से पहले उठें, पर होता क्या है, हम तो चाहते हैं कि हलवा पूरी कम कर दें तो 2-4 किलो वजन भी कम हो जाए, पर होता क्या है, हम तो ये भी चाहते हैं कि डाकिया जाते जाते डब्लू को आवाज लगा दे, पर लगाया क्या? हाँ, डब्लू बोला, लगाया था उसने आवाज। तो मेरे चमन बहार, जब सुन लिए थे कि हमने बुलाया है तो घोड़ी का इंतजार कर रहे थे, आए काहे नहीं? व्यंग्य देख रहे हो? हमको लगा मजाक कर रहा है, डब्लू बोला। अगले 12 सेकंड की खामोशी में हम ये सोच रहे थे कि किसको गाली दें, डाकिये को या डब्लू को, पर फिर लगा कि गाली देने में कौन सा टैक्स लगता है, तो हमने दोनों को दे दिया। बहरहाल इस समय हम बैठे थे डब्लू की हवेली पे। नहीं, हवेली शब्द में किसी भी प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया है। अब पांडे परिवार बरसों से सरपंच का घर रहा है, इतना तो ईमानदारी से बनता है। अरे हवेली क्या, पूरी की पूरी लाल कोठी है वो।
बीचों बीच खुला आंगन, चारों ओर 4 मंजिला दीवार, बीच में तुलसी का पेड़ और पूरे घर में अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू। डब्लू को छोड़कर घर की हर एक चीज व्यवस्थित है। अगले हफ्ते शनिवार की तारीख है। पुरानी कारीगरी की हुई लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर टिकते हुए प्रकाश ने संजीदा लहजे में कहा। भाई के बाहर पर जब कुर्सी की उम्र जवाब दे गई तो एक च्यों की आवाज आई। ऐसा लगा कि चौंक कर रही थी। शनिवार, जैसे भरोसा ही न हुआ हो। प्रकाश हल्का सा आगे हुआ तो फिर से च्यों की आवाज आई। कुर्सी की भाषा के कोई एक्सपर्ट तो नहीं है हम, लेकिन इस बार लगा जैसे कोई सुझाव देना चाहती है। इससे अच्छा तो सीधे सोमवार को ही रख लेते। पर उस बेचारी की जब किसी ने 90 साल में नहीं सुनी तो अब कौन सुनता। शोकोज नोटिस है ये, प्रकाश समझाने लगा। पूछ रहे हैं कि हर बार हमारे टेंडर दूसरे बेहतर वाले से बस 1 रुपया ही कम क्यों है। इतनी सी बात के लिए यहां तक आ गए। डब्लू को बात गले नहीं उतरी। सबको पता तो है। अरे बूंदी भी बता देगा इतना तो। हाँ, तो अच्छा है कि उससे नहीं पूछा। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट में कार्यवाही के दौरान हम में से किसी की उपस्थिति भी मांगी है। प्रकाश बोला। बढ़िया है, खाली रहेंगे हम अगले हफ्ते। डब्लू उत्साहित होकर बोला। इस शनिवार होता तो दिक्कत हो जाता। तुम्हारी भौजाई को फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं। बेटा प्रेम पत्र नहीं है कि लगे उछलने, हमने कहा। हाँ मालूम है, तुम्हारे घर का पता था इसमें, डब्लू बोला। ये और कुछ भी हो सकता था पर प्रेम पत्र नहीं। डब्लू और प्रकाश हंसने लगे। कुर्सी से कोई आवाज तो नहीं आई, पर हमने मान लिया कि वो भी खिखिया रही है। गुप्ता जी कहां बैठते हैं? कोर्ट परिसर में दाखिल होते ही पहले जीव से हमने पूछा। सीनियर एडवोकेट गुप्ता जी, प्रकाश के वो रिश्तेदार थे जो इतने दूर के थे कि कभी पास ना आ सके। दूरी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनसे मिलने के इतने अच्छे बहाने पर भी भाई बहाना दे गया। और बहाना भी क्या, किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है। खैर, मजेदार बात यह नहीं है। मजेदार तो वो इंसान था जिसने 4 लाइन पहले हमसे पूछा था कि गुप्ता जी कहां बैठते हैं। कम उम्र और अगरबत्ती से बदन पर काला कोट देखकर समझ आ रहा था कि कोई नया नया वकील है। सावली सी सूरत पर सरसों के तेल से सने बाल जिस सलीके से चिपके हुए थे, मजाल किसी झोंके की कि एक कतरा भी हिला सके। उसके अचंभित और विचारशील चेहरे को देखकर हम बस इतना ही अनुमान लगा पाए थे कि या तो उसको सवाल सुनाई नहीं दिया या फिर समझ नहीं आया। हाँ, प्रोसेसर भी स्लो हो सकता है, पर हम कौन होते हैं जज करने वाले। हीरा शंकर गुप्ता, बनारस वाले, कहां बैठते हैं? डब्लू ने दूसरे शब्दों में कहा। भाई की आवाज इस बार थोड़ी ऊंची थी। गुप्ता जी। एक घुटका थूकने जितना विराम लेने के बाद उसने कहा, ये पिलर गिनते जाइएगा। थोड़ा अटपटा जरूर लगा, पर हम सुन रहे थे। 8वें के बाद मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो उल्टी दिशा में 4 पिलर वापस लौट आइएगा। मैं मिल जाऊंगा। अब वो मिले, मैं मिलूं, भगवान मिले, सब एक ही बात है। सवाल तो यह है कि मन्नत क्या मांगना है और चढ़ावे में क्या लाए हैं। बाय द वे, आई एम राज। अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैं दूसरा था। बस लुक्स मिलते हैं इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे दिलवाले हम भी कम नहीं हैं। और इस लाइन के बाद भाई साहब ने दी एक टशन भरी स्माइल। मुख पर 3.5 इंच दूर तक फैली खुशी के अलावा अगर कुछ और था तो वो था अपार कॉन्फिडेंस। अपार मतलब अ के 2 बार पार।
अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे उनसे मिले, पर उसे चुप देखकर भी लग रहा था कि जैसे उसकी आंखें बोल रही है। और कुछ खास नहीं, वही फिजूल की बकेती जिसका कोई सिर पैर ना हो। हम कुछ बोलने को तो हुए, पर इससे पहले कि हमारा मुंह खुल पाता, उसने बगल की दीवार पर बाघ ही बिखेर दिया। पच की आवाज आई और दीवार लाल। पिछली बार सिर्फ पोज लिया था, गुटका तो उसने असल में अब थूका था। अगर आपको इतने में ही रोना आ गया हो तो लगे हाथों ये भी सुन लीजिए। 8 पिलर बाद हमको गुप्ता जी नहीं मिले। कौन जाने वो कभी वहां पर मिलते भी या नहीं, पर हम लौट आए थे वापस 4 पिलर पार, अपने राज के पास, अपनी जिंदगी जीने। जब यह सोचकर निर्णय लेना संभव न हो कि कौन सा रास्ता बेहतर है, यह सोच लेना चाहिए कि कौन सा रास्ता कम खराब है। सही गलत अलग बात है, पर उस क्षण में जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, एक निष्कर्ष तो निकल ही जाता है। काश इतना दिमाग हमने उस समय लगा लिया होता। खैर, हम उस दर्द को दोबारा सोचना भी नहीं चाहते जो हमको पूरा का पूरा चमन पटेल कांड राज सर को समझाने में हुआ था। कुछ जख्म हरे ही भूल जाओ तो बेहतर। जानकारी के लिए बता दे, राज भाई साहब को ये सर वाली इज्जत कहानी के इस पड़ाव पर हम खुद नहीं दे रहे हैं। ये सम्मान तो उन्होंने अगले आधे घंटे में ही छीन लिया था। ये अपने आप में एक अलग कथा है, कभी इत्मीनान से बताएंगे। नोटिस कहाँ है? वकील साहब ने पूछा। डब्लू ने जेब से खत निकालकर उनको पकड़ा दिया। पूरे कागज पर नजर फेरने के बाद उन्होंने कहा, अब देखिए, ऐसा है कि चमन जी का बचना मुश्किल है। अगर आपको नोटिस आया है, इसका मतलब उनके खिलाफ पूरा केस पहले ही बन गया है। जहां तक है कि चमन बाबू के कार्यकाल में आए सभी कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस गया होगा, और इनका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। ये तो बस केस और मजबूत करने के लिए दे रहे हैं। कहीं कोई आकर उनके खिलाफ गवाही दे दे तो बढ़िया। तो दिक्कत कहाँ है? डब्लू ने पूछा। अरे डब्लू भैया, जिस कुर्सी पर अभी आप बैठे हैं, वहां तो आई हुई दिक्कत वापस चली जाती है। इस केस में तो फिर भी दिक्कत आते आते रह गई। तो क्या करना चाहिए अब? हमने पूछा। एक ईमानदार नागरिक एवं सलाहकार होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपसे कहूं, आपको कोर्ट में तय तारीख पर उपस्थित होना चाहिए और सारी बातें सच सच बता देनी चाहिए। पर ना तो मैं ईमानदार हूं और ना ही कर्तव्यों के पालन में कुछ खास विश्वास रखता हूं। मैं तो वो कहूंगा जिसमें आपको नुकसान ना हो। अबे तो कहो ना, डब्लू बोला। कब से कह रहे हो कि कहोगे कहोगे कहोगे, अरे कहते क्यों नहीं? अम्मा कसम, इतना माहौल बना रहे हो जैसे कोई शायरी मारने वाले हो। इरशाद बोले क्या? कमाल आदमी हो यार। ये गुस्सा नहीं था, मतलब सुनने में गुस्सा जैसा लग जरूर रहा है, पर गुस्सा नहीं था। मेरी सलाह है कि आप चमन बाबू के खिलाफ कुछ ना बोलें। बिल्कुल शांत अंदाज में वकील साहब बोले। कोर्ट में आप तो बस इतना कहिएगा कि आपको ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है। थोड़ा झूठ ही सही, पर अगर खुद को बचाना है तो इतना करना पड़ेगा। खुद को बचाना कैसे? हमने पूछा। अगर आप ये कहते हैं कि चमन बाबू ने रिश्वत लिया, तो इसका मतलब ये भी तो है कि आपने रिश्वत दिया था, और सिर्फ ये कहना कि उन्होंने मांगा था पर आपने देने से मना कर दिया था सही नहीं होगा। आखिर में काम भी तो आप ही को मिला। कैसे? कहानी जमेगी नहीं। और चमन बाबू जी ने अगर आप ही की बात काट दी तो मामला बिगड़ जाएगा। वैसे भी इस बात का जवाब तो देना ही है कि आपके टेंडर दूसरे टेंडरों से सिर्फ 1 रुपया ही कम क्यों थे। खैर, वो तो एक संजोग मात्र बात बता सकते हैं।
सबके बीच क्या मार्जिन था वो भी देखना पड़ेगा, पर मुद्दा आसानी से निकल जाना चाहिए। हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आप ये कहें कि आपको कुछ भी नहीं पता। आप तो चमन बाबू को ठीक से जानते तक नहीं। कम शब्दों में कहें तो उनकी फटी में आप मत अड़ाइएगा। हाँ, और अगर सब सच कह दे तो? हमने फिर पूछा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम तो बस ये जानना चाहते थे कि जिस रास्ते जाने से वकील साहब मना कर रहे थे वहां असल में था क्या? हमारा नुकसान ही सही, पर कितना? तो ज्यादा से ज्यादा आपको हो सकती है 7 साल की जेल। और कम से कम? डब्लू बड़ी उम्मीद के साथ पूछा। कम से कम लगेगा फाइन। खुद ही सब सच सच बोल दो तो ज्यादा चांस फाइन लगने के ही हैं। पैसे भरो और आगे बढ़ो। लेकिन साथ में कंस्ट्रक्शन लाइसेंस भी जा सकता है। और जिस हिसाब से आपके कहानी का सब हेर फेर बताए हैं, फाइन भी कोई छोटी रकम की नहीं होगी। मतलब यहाँ तो चमन बाबू के खिलाफ जाकर सब सच सच बता दें और फाइन भी भर दें, या फिर ये झूठ कहकर किनारे से निकल लें कि हमको कुछ नहीं पता। अब क्या सच और क्या झूठ? वकील साहब बोले। क्या सही और क्या गलत? सब कुछ बस नजरिए का खेल है। मैं तो मानता हूँ कि जो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला गया हो वो झूठ नहीं होता, और भलाई अगर अपनी खुद की ही हो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। और ये तो अच्छा हुआ कि आपके खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं आए। आप तो इस बात का शुक्र मनाइए कि खेल में आपका हिस्सा अभी भी आपके हाथ में ही है। वैसे अगर आप पर अब तक अलग कोई केस फाइल नहीं हुआ है तो कम ही चांस है कि आगे कुछ हो, और अगर कभी कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो बैठा ही हूँ। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, डब्लू बोला। हाँ भाई, सच में वो गुस्सा नहीं था। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बकॉडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।